आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं NCERT गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ की प्रश्नावली हल करेंगे। आइए आगे बढ़ें। प्रश्नावली 5.1। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? पहला भाग, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। आइए पहले भाग को हल करें जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। प्रथम किमी का किराया बराबर ₹15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त किमी के लिए किराया ₹8। तो प्रश्न के अनुसार पहले किलोमीटर का किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 अधिक होगा। यानी इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर ₹15 और इसके अगले वाले किलोमीटर यानी दूसरे किलोमीटर का किराया प्रश्न के अनुसार 15 धन अतिरिक्त किराया यानी ₹8, या हम इसे कह सकते हैं ₹23। इसी तरह से हम तीसरे किलोमीटर के लिए किराया ज्ञात करेंगे। तीसरे किलोमीटर के लिए 23 धन ₹8 अतिरिक्त इसमें जोड़ेगा और योग के पश्चात ₹31 किराया तीसरे किलोमीटर के अंत में होगा। चौथे किलोमीटर के अंत में पूर्व की भांति 31 धन 8 यानी ₹39। इस तरह जो सूची हमें प्राप्त हो रही है वह इस तरह से हो रही है। प्रथम किमी का किराया 15, दूसरे किमी का किराया 23, तीसरे किलोमीटर के अंत में किराया 31 और चौथे किलोमीटर के अंत में किराया ₹39। और इस तरह से ये आगे जाएगा। तो एक सूची जो हमें मिली है 15, 23, 31, 39 के रूप में। हमने केवल यहाँ पर यह जांच करनी है कि प्राप्त सूची क्या AP में है या समांतर श्रेणी में है। तो इसकी जांच के लिए हम सार्वंतर की जांच करेंगे। सार्वंतर जिसे हम D से व्यक्त करते हैं। पिछले पद से अगले पद को अगर हम घटाएंगे तो सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरे पद 23 से पहले पद 15 को घटा सकते हैं। यानी A2 ऋण A1 या A। तो A2 23 है और A1 या A 15 है। तो 23 ऋण 15 बराबर 8। फिर एक बार और D को चेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं D बराबर, अब के हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाते हैं। यानी A3 ऋण A2। तो A3 31 और A2 23 यानी 31
ऋण 23 और घटाने के पश्चात यहाँ भी 8 प्राप्त होता है। एक बार और हम जांच कर सकते हैं। d बराबर, आपके हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे, A4 माइनस A3 या A4 39 है, ऋण A3 31 है, तो इनका अंतर भी 8 के रूप में आता है। क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए जो प्राप्त सूची है वो निश्चित रूप से समांतर श्रेणी में है। इस तरह से उत्तर हम दे सकते हैं, सार्वंतर समान है, अतः प्राप्त संख्याओं की सूची AP है या समांतर श्रेणी है। प्रश्न 1 का दूसरा भाग, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न में जो स्थिति है उस स्थिति में हमें दिया गया है कि वैक्यूम पंप एक बार में मौजूद हवा का 1/4 भाग हवा हटाता है। तो हम मान लेते हैं कि माना सिलेंडर में मौजूद हवा बराबर y मात्रक, कुछ भी हम मान सकते हैं, x मात्रक या y मात्रक। तो हमने यहाँ मान लिया है कि माना सिलेंडर में जो हवा मौजूद है वो है y मात्रक, और पहले प्रयास में वैक्यूम पंप के पहले प्रयास के बाद पहले प्रयास के बाद शेष हवा रह जाएगी सिलेंडर में। पहले y मात्रक मौजूद थी और पहले प्रयास के बाद इस y का 1/4 भाग हवा कम हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं y ऋण y का माने गुणा 1/4। तो इतनी हवा वैक्यूम पंप के पहले प्रयास के बाद सिलेंडर में शेष रहेगी। तो इस तरह से y ऋण y का 1/4 भाग प्रथम प्रयास के पश्चात शेष रहेगी, या हम इसे लिख सकते हैं y ऋण y/4, या हल करने के पश्चात यह 3y/4 मात्रक शेष रहेगी। अब हमें वैक्यूम पंप के दूसरे प्रयास के बाद सिलेंडर में शेष हवा की मात्रा को ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दूसरे प्रयास के बाद शेष हवा है। तो दूसरे प्रयास से पहले जो शेष हवा है वो 3y/4 मात्रक है, और दूसरे प्रयास के बाद जो हवा कम होगी वो इसका 1/4 गुना होगी या 1/4 भाग होगी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3/4 y का 1/4 भाग। तो दूसरे प्रयास के अंत में 3y/4 में से 3y/4 का 1/4 भाग कम हो जाएगा, जिसे हमने लिख भी दिया है। तो आगे 3/4y ऋण 3/16y, या आगे गणना करने के पश्चात यह 12y ऋण 3y/16 हो जाएगा, और अंत में 9/16y मात्रक हवा शेष रह जाएगी।
तीसरे प्रयास से पहले। अब तीसरे प्रयास के पश्चात गणना करेंगे। तीसरे प्रयास के बाद शेष हवा, तो तीसरे प्रयास से पहले 9/16 मात्रक है, 9/16 मात्रक सिलेंडर में मौजूद। और तीसरे प्रयास के में जो हवा हटाई जानी है पंप के द्वारा, वो 9/16 का मतलब है गुणा 1/4 भाग, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 9/16 y ऋण 9 गुणा 1 यानी 9 और 16 गुणा 4 यानी 64 y। तो इस तरह से 9/16 ऋण 9/64 के रूप में यह प्राप्त हुआ है। और आगे इसे हल करेंगे तो यह 36y ऋण 9 सारे का बटा 64 बराबर 27/64y। तो आइए प्राप्त इन आंकड़ों को सूचीबद्ध करके पता करें कि यह सूची AP है या नहीं। तो सिलेंडर में मौजूद हवा वायुमात्रक थी। पहले प्रयास के बाद जो शेष हवा सिलेंडर में मौजूद थी वो थी 3/4 वायुमात्रक। उसके पश्चात दूसरे प्रयास में मौजूद हवा 9/16 वायुमात्रक, और अगले प्रयास में सिलेंडर में शेष हवा की मात्रा 27/64 वायुमात्रक। इस तरह से आगे यह सीरीज चलती जानी है। अब हमें यह जांच करनी है कि यह प्राप्त सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं। यहाँ पर प्रथम पद A y, द्वितीय पद A2 3/4 y, तृतीय पद A3 9/16 y, और चतुर्थ पद यानी A4 बराबर 27/64 के रूप में है। तो D यानी सर्वांतर की जांच करेंगे। पिछले पद से अगले पद को घटाया जाना है। तो सबसे पहले हम दूसरे पद से पहले पद A या A1 को घटाकर देखेंगे। तो दूसरा पद 3/4 y के रूप में है। इसमें से हमने पहला पद यानी y को घटाना है। तो सार्वंतर दूसरा पद ऋण पहला पद यानी 3/4 ऋण y बराबर 3y ऋण 4y/4 बराबर ऋण y/4। अब हम एक बार पुनः सार्वंतर की जांच करते हैं। इस बार हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाते हैं, यानी A3 ऋण A2। तो A3 का मान 9/16y है। 9/16y ऋण A2 यानी 3/4y। और इसे हम लिख सकते हैं 16, तो 9y ऋण 12y बराबर। तो इस तरह से D हमारा ऋण 3y/16 आया है। एक बार और D की हम जांच कर लें। इस बार हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाते हैं। तो चौथा पद 27y/64 और ऋण तीसरा पद 9/16y के रूप में है। घटाने पर 27y ऋण 36y
सारे का बटा 64 और इसका जो मान हमें प्राप्त होता है 27y ऋण 36y बराबर ऋण 9y बटा 64 के रूप में प्राप्त होता है। अब हम प्राप्त सार्वंतर की जांच करेंगे। पहली बार जो सार्वंतर हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है ऋण y बटा 4 के रूप में। दूसरी बार सार्वंतर जो प्राप्त किया गया है वो किया गया है ऋण 3 बटा 16y के रूप में। और तीसरी बार जो सार्वंतर प्राप्त हुआ है वो हुआ है ऋण 9y बटा 64। तीनों बार सार्वंतर असमान है, अतः यह सूची y, 3 बटा 4y, 9 बटा 16y, 27 बटा 64y डॉट 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 यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इस तरह से हम अपना जवाब दे सकते हैं। तो डी का मान समान नहीं है, अतः श्रेणी AP नहीं है या समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्न का तीसरा भाग, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपये 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपये 50 बढ़ती जाती है। तो प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है वह इस तरह से है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर पर 50 रुपये लागत बढ़ेगी। तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं कि प्रथम मीटर की खुदाई के अंत में लागत प्रथम मीटर के अंत में लागत 150 रुपये बराबर 150 रुपये। और प्रश्नानुसार प्रत्येक अतिरिक्त मीटर पर 50 रुपये लागत बढ़नी है। तो दूसरे मीटर की खुदाई में जो लागत होगी वो होगी 150 धन 50 रुपये बराबर 200 रुपये। इसी तरह से तीसरे मीटर की खुदाई के पश्चात जो लागत होगी वो 200 रुपये धन 50 रुपये के रूप में होगी, यानी 250 रुपये। और इसी क्रम में चौथे मीटर की खुदाई के पश्चात 50 रुपये लागत और इसमें ऐड होगी, यानी 250 रुपये धन 50 रुपये बराबर 300 रुपये। तो आइए इन प्राप्त आंकड़ों को सूचीबद्ध करते हैं। प्रथम मीटर के अंत में लागत 150, दूसरे के अंत में लागत 200, तीसरे के अंत में लागत 250 या 250, चौथे के अंत में जो लागत की गणना की गई वो 300 रुपये के रूप में की गई और इस तरह से आगे भी गणना की जाएगी। इस सूची को जांचने के बाद यह बता पाएंगे कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो डी की जांच करेंगे। डी बराबर A2 ऋण A1 बराबर 200 ऋण 150 बराबर 50। एक बार फिर तीसरे पद से दूसरे पद को घटा कर देखते हैं, यानी A3 ऋण A2 बराबर 250 ऋण 200
बराबर 50। एक बार डी की जांच पुनः कर ली जाए। चौथे पद से हम तीसरे पद को घटा देते हैं, यानी चौथा पद 300 है और तीसरा पद 250 के रूप में है, और इनका जो अंतर हमें प्राप्त होता है वो 50 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में और तीसरी स्थिति, यानी तीनों स्थितियों में जो सार्वंतर है वो 50 ही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सार्वंतर समान है। यदि सार्वंतर समान है तो निश्चित रूप से यह प्राप्त सूची समांतर श्रेणी में होगी। तो हमारा आंसर या उत्तर सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। प्रश्न का चौथा भाग, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है मूलधन के रूप में 10,000 रुपये, दर के रूप में 8% वार्षिक। तो हम प्रथम वर्ष के पश्चात मिश्रधन की गणना इस तरह से कर सकते हैं। मूलधन कोष्ठ 1 धन दर बटा 100 समय की घात। तो इस तरह से प्रथम वर्ष के पश्चात जो मिश्रधन हमें प्राप्त होता है वो 10,800 रुपये के रूप में प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन की गणना हम कर सकते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्रधन हमें प्राप्त हो रहा है वो 11,664 रुपये के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से प्राप्त आंकड़ों को हम अगर सूचीबद्ध करें, मूलधन 10,000 रुपये और प्रथम वर्ष के अंत में जो मिश्रधन है वो है 10,800 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन 11,664 रुपये, और इस तरह से आगे भी आंकड़े आएंगे। और हमने यहाँ डी की जांच करनी है, तो डी की जांच A2 ऋण A1 बराबर 10,800 ऋण 10,000 बराबर 800 रुपये। पुनः हम डी को जांचेंगे, तो आपके हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाते हैं। तीसरा पद 11,664 के रूप में है, ऋण दूसरा पद 10,800 के रूप में है। तो इन दोनों का अंतर 864 रुपये के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो डी यहाँ समान नहीं है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी।